लेवल की तरफ जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 12 हमारा फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन बना होता है, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, इसकी एनर्जी की डेरिवेशन, इससे पहले हमने रेडियस की डेरिवेशन पढ़ी, अब हम एनर्जी की डेरिवेशन पढ़ने लगे हैं। इसको आपने फोकस करना है, ये अक्सर पेपर में 7 नंबर का क्वेश्चन आया होता है, इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे तब चीज़ क्लियर होगी। हमारे पास एनर्जी की, हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी है, जिसको मैं EN एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कर देता हूँ, या EN या टोटल एनर्जी जो है वो दो एनर्जी का सम है, एक काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। इन दो को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, क्योंकि आपको पता है बुक में तो उसी टॉपिक से आगे वो उसी में इक्वेशन डालता जाता है, आपको अलग से इक्वेशन अरेंज करनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें इसमें अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इसका क्या फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम पढ़ते हैं हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ mv²। अगर आप देखें तो mv² इक्वेशन नंबर 1 रेडियस में मैंने mv² जो एक वैल्यू लिखी थी वो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे रेडियस की डेरिवेशन में mv² इक्वल था, दैट इज करके लिख लेते हैं, mv² इक्वल था ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये कहाँ से आ गया, ये आपने रेडियस की डेरिवेशन में इक्वेशन नंबर 1 वहाँ निकाली थी, वो इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ आपको mv² की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी में mv² की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² की जगह आ जाएगा ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये ZE² ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ गई ZE² ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब मुझे इसमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो अगर हम देखें पंजाब टेक्स्ट बुक तो उसमें तो बाकायदा इसकी डेरिवेशन है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो है वो r डिस्टेंस पे आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड की जाती है। लेकिन क्योंकि हमारी किताब में इसकी डायरेक्ट फॉर्म मौजूद है तो इसलिए हमें डायरेक्टली याद कर लेनी है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, ये हमारी बुक में डायरेक्टली गिवन है, -ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। याद रखें ये पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है कि किस तरीके से हम कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं ना जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है, तो वहाँ बॉन्ड बन जाता है। तो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम होगी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो लाज़िम बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो हम पुट करते हैं वो 0 पुट करते हैं। तो जैसे जैसे वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से न्यूक्लियस के करीब आना शुरू करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है लाजमी बात है कम होना शुरू होगी, और 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, माइनस, तो इसीलिए इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जैसे जैसे आता जा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास 0 है। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के करीब आ रहा है तो वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही है। अगर टाइम हुआ तो बच्चों मैं इसके बारे में भी आपको इसकी डेरिवेशन भी बताऊंगा कि ये फॉर्म किधर से आई है, ये सारी मैथमेटिकल फॉर्म जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक में ड्राइव भी है, ये कैसे है। तो अब हमारे पास इसमें इसको कोई नंबर मैं 2 कह देता हूँ। अगर मैं इसमें देखें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन इक्वेशन 1।
अगर इक्वेशन 1 में इसको वैल्यू को पुट करें, ई एन भी लिख सकते हैं, ई टोटल भी लिख सकते हैं, सिंपल ई भी हमारी किताब में लिखा हुआ है वो भी लिखा जाता है। तो हमारे पास ई एन एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेरे पास है जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू है। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इधर प्लस है लेकिन इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। इसमें से कॉमन ले लें, अगर इसमें से कॉमन निकालें हमारे पास तो ई एन इज इक्वल टू, मुझे नज़र आ रहा है कि जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में आ सकता है, तो इधर 1/2 रह जाएगा, इधर माइनस, सिर्फ जहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 आ जाएगा। ये पूरा फैक्टर आप कॉमन निकाल चुके हैं। अब हमारे पास ई एन एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको सॉल्व करें, एलसीएम 2 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास जो माइनस आएगा इधर वो शुरू में ले आते हैं, माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 कह देता हूँ। यहाँ हमारे पास आर की वैल्यू भी हमने पढ़ी हुई है और आर की वैल्यू अभी हमने रेडियस की डेरिवेशन में पढ़ी है, तो वहाँ यहाँ पे आर की, क्योंकि हम एनर्जी ड्राइव करना चाह रहे हैं तो आर की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर। और ये आर हमारे पास इससे पिछली डेरिवेशन में मौजूद है और वहाँ हमने पढ़ा था आर इक्वल होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये आपके पास, ये भी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली आपको पुट करनी होगी। अब इसमें पुट करते हैं, अगर मैं ये आर नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है तो आर की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये फैक्टर नीचे वाला ऊपर लिख दूंगा, ऊपर वाला नीचे लिख दूंगा, एक स्टेप मेरे पास रिड्यूस हो सकता है। तो अब मेरे पास आ जाएगा ई एन इज इक्वल टू, इस वक्त बन जाएगा, माइनस का साइन उसी तरीके से रहेगा, जेड ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आर की जगह वैल्यू पुट करता हूँ, अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर और ये आ जाएगा जी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब जो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो कैंसिल करें, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि पाई पाई से कैंसिल हो रहा है, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो रहा है, बाकी कोई चीज़ कैंसिल नहीं होती। तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगी कि ई एन एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड होती हैं, तो z से मल्टीप्लाई होगा तो z की पावर 2 हो जाएगी, e की पावर 2, e की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा e की पावर 4 हो जाएगी, और साथ ही z के साथ आ जाएगा, इसके साथ m भी आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा जी 8। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा और h का भी स्क्वायर हो जाएगा। h प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब अगर हम इसमें से वेरिएबल एक साइड पे ले आएँ, कांस्टेंट एक साइड पे ले आएँ, तो इसमें वेरिएबल तो मुझे दो ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। z एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, हीलियम के लिए 2 होगा, लिथियम के लिए 3 होगा, तो z आ गया, z का स्क्वायर निकाल लिया। n अगर फर्स्ट ऑर्बिट का मुझे रेडियस एनर्जी कहेगा तो मैं n की जगह 1 पुट करूंगा, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3। अब ये हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच गए, इधर आ जाएगा e की पावर 4 और साथ आ जाएगा m और इसके अलावा आ जाएगा जी 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें अगर हम देखें तो इस पूरे कांस्टेंट की एक वैल्यू है जो कि हमें याद रखनी है। ये तो हमारे पास, और माइनस का साइन ऐसे ही शुरू में चलता जा रहा है, ये माइनस का साइन ऐसे ही शुरू में आता जा रहा है, इसको चलाते जाएंगे, माइनस जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2.178 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये एनर्जी आपके पास जूल पर एटम में आई है, ये एनर्जी जूल पर एटम में आपके पास आ गई है। तो ये हमारे पास, हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, h की वैल्यू भी पता है 6.625 इंटू 10⁻⁻⁻18
-34 जूल सेकेंड। तो ये सारे हम इससे पहले इनकी वैल्यूज़ पढ़ चुके हैं। अब जब इसको मैं आपसे कहता हूँ किलो जॉल पर मोल में कन्वर्ट करें, तो जॉल से किलो जॉल में जाना है तो 1000 से डिवाइड करना है, पर मोल में जाना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दें, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जॉल से किलो जॉल पर मोल में चली जाएगी। तो EN इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -z² ओवर n स्क्वायर, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ जी 2.178 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1000 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर कर देता हूँ 6.02 इंटू 10⁻23। जब आप इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर इसका एनर्जी का आ जाएगा -z² तो ऐसे ही रहेगा n², और इस पूरे को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखें 13.315। अब ये वैल्यू आ जाएगी किलो जॉल पर मोल में, ये हमारे पास है। अब हम इसको लिखना चाह रहे हैं हाइड्रोजन के लिए। मैंने बताया हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 है, अगर हीलियम कहेगा तो मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा, अगर लिथियम कहेगा तो 3 का स्क्वायर लिखूंगा। तो यहाँ फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, तो Z हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है। तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो EN इज इक्वल टू, और 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 है, तो 1/n² हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 13.315 किलो जॉल पर मोल, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके साथ माइनस का साइन ऐसे ही चलता जाएगा। अब ये तो मेरे पास एनर्जी की डेरिवेशन हो गई। अब मैं इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए निकालना चाहूँ तो मैं आपसे कहता हूँ फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी हाइड्रोजन के लिए, तो n = 1 होगा। n = 1 होगा तो इसमें पुट करेंगे E1, और E1 पुट करते हैं 13.315, और 1 का स्क्वायर आपको पता है, 1 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो इसका आंसर आपके पास उसी तरीके से -13.315 किलो जॉल पर मोल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूँ सेकंड ऑर्बिट की करें तो n = 2 कर दें, n = 2 सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन का, तो E2 आ जाएगा। E2 के लिए उसी तरीके से माइनस का साइन तो शुरू में आएगा 13.315 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन वैल्यू बन जाएगी आपके पास -328.32 किलो जॉल पर मोल। इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूँ थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालें, एनर्जी निकालें, तो n = 3, E3 आ जाएगा, और इसमें आपके पास -13.315 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। जब आप इस सारे को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है -145.92 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। देखें ये वैल्यू नेगेटिव में बड़ी है, ये फिर नेगेटिव में छोटी है, और आपको पता है जितनी नेगेटिव में वैल्यू छोटी होगी इतना ही वैल्यू वो बड़ी होती है। तो इसलिए जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है एनर्जी जो है ऑर्बिट की वो इंक्रीज करती जा रही है। अब यहाँ तक हमारी बुक में डेरिवेशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो फिर पूछ लेता है कि डिफरेंस पूछता है, तो इसको ज़हन में रखने के लिए तो हम एक और इक्वेशन इसमें याद कर लेते हैं। हमारे पास है जी, अगर मैं आपसे कहूँ ना E2 में से E1 माइनस करें तो आप देखिएगा इसका आंसर ग्रेटर आएगा। उससे पहले रेडियस में लेस देन के साइन थे, इसमें ग्रेटर देन का साइन आएगा। इसी तरीके से E3 में से E2 माइनस करें, इसका आंसर ग्रेटर आएगा किससे, अगर हम E4 में से E3 माइनस करें, सो ऑन। इससे क्या पता चलता है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन उनके दरमियान जो गैप हैं, वो जो हमारे पास गैप हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम जा रहे हैं ना, जैसे ये एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकंड की ये होगी और थर्ड की ये होगी, 4 की ये होगी, ऐसे करके देखो एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, लेकिन उनके दरमियान जो गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। एनर्जी गैप जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, जबकि रेडियस गैप जो है वो क्या हो रहे थे हमारे पास, वो इंक्रीज हो रहे थे। तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन आएगा।
अच्छा, बाज़ दफ़ा यहाँ पे वो बच्चों से पूछ लेता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी। तो अब देखो, अगर मैं इसी में n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करूँ तो E इन्फिनिटी का आंसर 0 आएगा। तो मैं अगर आपसे कहूँ E इन्फिनिटी निकालें तो E इन्फिनिटी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप n इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिख देंगे, E इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी से इसको डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, आपको पता है आउटर मोस्ट, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं वो पहले ऑर्बिट में जाता है, फिर दूसरे में, तीसरे में, एक टाइम आता है वो सबसे बाहर वाले शेल से निकल जाता है, उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? E इन्फिनिटी में से E1 माइनस कर दें। तो अब मैं आपसे कहता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन E इन्फिनिटी की जगह वैल्यू 0 होगी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं E इन्फिनिटी, और माइनस है, और एनर्जी आपके ये माइनस है, और पहले ऑर्बिट की एनर्जी आपने निकाली है वो भी -13 है। तो माइनस इस फार्मूले में भी आ रहा है, माइनस उस वैल्यू के साथ भी आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.315। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एनर्जी का आंसर आपके पास आ जाएगा 13.315 किलो जॉल पर मोल। तो ये हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास आ गई। तो बच्चों, ये डेरिवेशन उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो कोशिश की है कि आपको अच्छी समझ आ जाए, थोड़ी सी आप इसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये डेरिवेशन आपकी जो है वो अच्छी तैयार हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।